हेलो गाइस। आज हम लोग इतिहास की ओर चलते हैं। मध्यकालीन इतिहास, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीडिएवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। मध्यकालीन इतिहास में आज हम इतिहास की ओर चलेंगे और इसमें मध्यकालीन इतिहास में चलते हैं। इसमें आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत पर शासन करने वाले कौन कौन से मुस्लिम शासक थे, यानी कि सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सल्तनत काल। सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे कि भारत पर किन किन शासकों ने शासन किया। तो एक ट्रिक मैं देता हूं आपको। मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था जब हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। तो ट्रिक था गुल खिला तो सैयद लोदी मरे। ट्रिक था कि गुल खिला तो सैयद लोदी मरे। इट मीन्स गुल से गुलाम वंश। भारत पर शासन करने वाले सल्तनत काल के जो शासक थे, मुस्लिम शासक थे, वंश दर वंश, उनके हम जो आज यहाँ पर पढ़ेंगे। गुल खिला तो सैयद लोदी मरे, ये एक सूत्र है। गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सैयद से सैयद वंश, और ये लोदी वंश, और अंत में मुगल वंश। इसके बाद अंग्रेज भारत में आ गए और मुस्लिम शासकों का शासन जो है वो समाप्त हो गया। तो इसमें शुरुआत में सबसे पहले गुलाम वंश आता है। इसको मैं लिख दे रहा हूं। गुल से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश, लोदी वंश, और ये मुगल वंश। क्रमशः इन्हीं मुस्लिम शासकों ने, इन्हीं वंश के शासकों ने भारत पर शासन किया। तो अब आपको ये वंश याद करने के लिए ये ट्रिक आपके पास रहेगा। अब सबसे पहले हम आते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में जानते हैं कि गुलाम वंश के बारे में कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश के शासकों ने किस प्रकार से शासन किया, कौन कौन से शासक उसमें प्रमुख रहे, और उनके शासन का प्रकार कैसा था, उन्होंने विकास में क्या किया, उन्हें विकास में बाधाएं क्या क्या डाली, इसके बारे में हम आज जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुलाम वंश का जो दौर था 1206 से 1210 के बीच का था। 1206 से 1210 यानी कि 4 वर्ष इनका शासन रहा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 के बीच में शासन किया। इसमें यह क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो यह मोहम्मद गौरी का विश्वासी था। मोहम्मद गौरी जो भारत पर आक्रमण करने के लिए, बार बार आक्रमण करने के लिए 17 बार शायद उसने भारत पर आक्रमण किए थे। तो भारत पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी जो प्रसिद्ध था, उसका बड़ा ही विश्वास पात्र था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति का था, यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह तुर्क जनजाति का था और यह मोहम्मद गौरी का बहुत ही बड़ा विश्वास पात्र था। मोहम्मद गौरी का बहुत बड़ा विश्वास पात्र और तुर्क जनजाति का ये था। इसने बचपन में निशापुर के एक काजी को दास के रूप में खरीदा था। निशापुर के काजी निशापुर के
काजी को दास के रूप में इसने क्या किया था, खरीद लिया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश का भी संस्थापक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दास वंश का भी संस्थापक बना। ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक तो था ही, लेकिन प्रश्न आएगा कि दास वंश का संस्थापक कौन है। ये बीपीएससी में आता है, बिहार दरोगा में ये प्रश्न नहीं आता। बीपीएससी और यूपीएससी में आता है, उधर नहीं चलते हैं। बीपीएससी में यह प्रश्न आता है दास वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी राजधानी लाहौर थी। दास वंश की स्थापना किया इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसकी राजधानी, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। और उसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। माफ कीजिएगा, ये एकमात्र ऐसा सुल्तान राजा था, मुस्लिम शासक था, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना शासन किया। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि वह कौन ऐसा शासक था, खास करके गुलाम वंश का वह कौन ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना शासन किया। तो आपका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सही जवाब होगा। ये अपनी दासी प्रवृत्ति के कारण, इसकी दासी प्रवृत्ति के कारण ही इसको क्या कहते हैं, लाख बख्श के नाम से जानते हैं। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, तो इसकी दासी प्रवृत्ति के कारण, इसकी दासी प्रवृत्ति के कारण इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश से संबंधित हम अभी तथ्यों को पढ़ रहे हैं। सल्तनत काल में सबसे पहले ऐसे शासक थे गुलाम वंश के, जिस वंश के शासकों ने भारत पर शासन की शुरुआत की। उसके पहले मैंने आपको बता दिया कि गुलाम वंश के बाद इसने दास वंश का भी शुरुआत किया था। हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। बीच में 2-3 वीडियो अपलोड 2-3 दिन नहीं हो पाया है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इस वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उन वीडियो को थोड़ा सा गैप दे करके और अपलोड कर दूं, लगातार वीडियो बने। इसने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम, दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम तथा अजमेर में, ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण आता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है। किसने, किस वंश के शासक ने इसका निर्माण कराया, तो गुलाम वंश के शासक ने। किसने कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक में। दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। 1210 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1206 से इसका जो काल था गुलाम वंश का, 1206 से 1210 का था। और 1210 में अफगान में चौसर खेलते हुए ही चौगान, माफ कीजिएगा, बाद में इसमें चौगान खेलते हुए, चौगान जिसको पोलो खेल बोलते हैं, पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई थी, तो जब ये चौगान यानी कि पोलो खेल रहा था घोड़े पर बैठ करके, तो घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया था। 1210 में इसकी मृत्यु हुई और इसे कहाँ दफनाया गया था, तो लाहौर में इसे दफना दिया गया था। 1210 में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मौत हो गई थी। 1210 ईस्वी में इसका पुत्र, 1210 में इसका पुत्र शासन बना आराम शाह। 1210 ईस्वी में इसका पुत्र आराम शाह ने गुलाम वंश की सत्ता संभाली, लेकिन इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया। इसकी हत्या किसने कर दिया, इल्तुतमिश ने कर दिया। हम अभी
गुलाम वंश पढ़ रहे हैं लगातार। 1206 से 1290 इसका कुल काल है, लेकिन 1206 से 1210 का जो काल था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। 4 साल का कुल कार्यकाल था और उस कार्यकाल में जब चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई तो आराम शाह उसका बेटा गुलाम वंश की गद्दी को संभाला, लेकिन 1210 में इल्तुतमिश ने उसे मार दिया। इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी। अब हम जानते हैं कि इल्तुतमिश कौन है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का दूसरा शासक है, वैसे तीसरा है, लेकिन आराम शाह ने बहुत ज्यादा शासन नहीं किया था। जैसे ही वो राजा बना इसने उसकी हत्या कर दी। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और साथ ही साथ उसका दामाद भी था। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था। ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था। उसने खलीफा से सुल्तान की पद की स्वीकृति ली और वह खिलाफत भी कहा गया। उसे क्या कहा गया? उसे खिलायत कहा गया, माफ कीजिएगा, उसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण किया और उसके बाद उसे खिलायत भी कहा गया। क्या कहा गया? उसे खिलायत कहा गया। इसने जब सुल्तान की उपाधि धारण की तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली बनाया। गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बड़े बड़े टॉपिक एग्जाम परीक्षाओं में ये प्रश्न आते रहे हैं कि गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई? तो आपका जवाब होगा इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिना सुल्तान की उपाधि धारण किए उसने शासन किया और उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। अब इसमें इसने अपनी राजधानी जो था कहाँ बनाया? दिल्ली बनाया। यह वास्तविक संस्थापक था। ईश्वरी प्रसाद एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। ईश्वरी प्रसाद जो कि एक बड़े ही महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं, चर्चित इतिहासकार रहे हैं, उनके अनुसार उन्होंने ये लिखा है, ये वर्णन किया है कि यह एक वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का इल्तुतमिश ही रहा है, लेकिन गुलाम वंश की स्थापना और उसकी नींव जिसने दिया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसलिए आप दुविधा में नहीं पड़ेंगे। इल्तुतमिश ने कुछ प्रथाएं भी चलाई थी, उन प्रथाओं के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाया और तुर्कान ए चिहलगामी भी चलाया था। ये दोनों प्रथाओं की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया था? कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम लगा करके छोड़ दिया था, बीच में वो कार्य रुक गया था, उसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो उसकी निर्माण की शुरुआत जो है, प्रश्न को आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन निर्माण कार्य को अंतिम रूप किसने दिया था? तो निर्माण कार्य का अंतिम रूप जो है इल्तुतमिश ने दिया था। इसने शुद्ध अरबी सिक्के जो कि चांदी के चलवाए थे जिसे टका कहा गया, और जो तांबा का चलवाया था उसे जीतक कहा गया। 2 सिक्के इसने चलवाए, चांदी और तांबा। चांदी के जो सिक्के चलवाए उसे टका कहा गया और जो तांबा के सिक्के चलवाए उसे जीतक कहा गया। ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश के समय में 2 सिक्के चलाए गए थे। चांदी वाले सिक्के को टका कहा जाता था और तांबा वाले सिक्के को जीतक कहा जाता था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इसी ने पूरा कराया था। और एक और चीज है, मंगोल शासक जो थे चंगेज खान, उसके भारत के उत्तर पूर्व सीमा पर आक्रमण जो था चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय में ही किया था। इल्तुतमिश के समय में, यानी कि सल्तनत काल की शुरुआत के समय में सबसे पहला आक्रमण चंगेज खान ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से पर किया था, वो इल्तुतमिश के समय में किया था। ये प्रश्न बीपीएससी की परीक्षाओं में आते हैं, कभी कभी बिहार दरोगा में ये प्रश्न आ जाता है। आप इसको अपने नोट्स में मेंशन करेंगे और इसको अपने पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के बाद ये जो शासन था ये
या तो इनके जो उत्तराधिकारी होते थे या इनका जो गुलाम या दामाद या जो भी इनके वंश के होते थे वो उसको क्रमशः कंटिन्यू करते थे, लगातार जारी रखते थे। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। लेकिन इसने देखिए, इल्तुतमिश के बाद जो गद्दी पर बैठा था रुकनुद्दीन फिरोज, इसने बहुत कम समय का शासन किया था, इसलिए इसकी चर्चा कहीं बहुत कम जगह दी गई है। अब हम इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान महत्वपूर्ण शासिका थी गुलाम वंश की, जिसने 1236 से 1240 के बीच इस वंश के अंतर्गत इन्होंने शासन किया। भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में इन्हें जाना जाता है। भारत की प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासिका, प्रश्न 2 हैं इसमें। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न आता है, इसमें आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। रजिया सुल्तान से संबंधित शुरुआती के 2 प्रश्न यही हैं। इनका काल था 1236 से 1240 के बीच इन्होंने शासन किया था। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया महिंदा से विवाह किया था। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया महिंदा से विवाह किया था। ये उससे प्रेम करती थी और प्रेम के बाद उसका विवाह हो गया। ये विवाह जो था प्रेम विवाह था। इसके बाद आराम शाह ने, देखिए डाकुओं ने क्या था कि इसकी हत्या करा दी। केथल में, केथल एक जगह था, वहां पर डाकुओं ने इसकी हत्या करा दी। देखिए रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की जो प्रेम विवाह था, उसके बाद ये बहुत ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए थे, 4 साल ही इनका भी शासन था। इसमें बहराम शाह जो था, कैथुल के जंगलों में डाकुओं द्वारा इसकी हत्या करवा दी। इन दोनों की हत्या करवा दी थी। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया महिंदा, इन दोनों पति पत्नी की हत्या किसने करवाई थी? तो बहराम शाह ने करवाई थी। बहराम शाह ने कैथुल के जंगलों में डाकुओं द्वारा इनकी हत्या करवा दी। इसके बाद गुलाम वंश से संबंधित जो थे, जो शासक थे, वो बहराम शाह था। बहराम शाह आया। बहराम शाह ने बहुत कम शासन किया था, 1940 से 1942 का शासन तो बहराम शाह का था। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद आया। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद ने शासन किया और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद ने शासन किया। नसरुद्दीन महमूद ने शासन किया। इन्होंने बड़े कम समय के शासन किए। 1240 से 46 का शासन इसका था, 1242 से 46 का शासन इसने किया था। और 1246 के बाद 1266 का शासनकाल जो था वो नसरुद्दीन महमूद के नाम से था, गुलाम वंश का। इनमें से इसके बाद गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो बना था, जिसके बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, जिसका नाम बलबन है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। बलबन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ज्यादा प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए इन तीनों की चर्चा बहुत कम जगह पे मिलती है। सिर्फ आपको याद रखना है कि 1940 से 42 का दौर बहराम शाह का था। 1242 से 1246 का जो दौर था वो अलाउद्दीन मसूद के नाम से था। और 1246 से 1266 का जो दौर था वो नसरुद्दीन महमूद का था। अब हम उसके बाद बलबन के शासनकाल को पढ़ेंगे, जो कि 1266 से लेकर के 1287 का दौर था। 1266 से 1287 के बीच बलबन का शासन था। ये 1266 से 1287 का जो दौर था वो बलबन के नाम से था। ये गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में आया। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसने खलीफा से सुल्तान पद की, देखिए खलीफा कौन होता था? खलीफा जो जाने माने एक प्रतिष्ठित पद होता था और वही सुल्तान पद की स्वीकृति देता था। तो जितने भी शासक बने मुसलमान शासक, खलीफा से ही अपने पद की स्वीकृति लेकर के शासक बने। इसने भी खलीफा से, इस्लाम में खलीफा का जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण पद दिया गया है, तो खलीफा से ही स्वीकृति लेकर के ये शासक बना। और उसे भी क्या कहा गया? बलबन जो था
इसने 1249 में अपनी पुत्री का विवाह किससे के साथ किया था? सुल्तान नसीरुद्दीन के साथ किया था। कब किया था? 1249 में। 1249 में इसने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? तो सुल्तान नसीरुद्दीन के साथ किया था। नसीरुद्दीन ने उसे उलूग खां की उपाधि दी। बलबन के नाम एक उपाधि थी उलूग खां। उलूग खां की उपाधि इसको किसने दिया था? तो इसका जो दामाद था नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन जो इसका दामाद था, बलबन का दामाद, इसने इसे उलूग खान की उपाधि दी नसीरुद्दीन ने। और बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। वैसे जब हम विश्व की इतिहास पढ़ते हैं तो रक्त और लौह की नीति मेजनी ने दिया था, उधर नहीं चलते हैं। हम जब भारत में आते हैं तो रक्त और लौह की नीति किसने दिया था? भारत में बलबन ने दिया था। लेकिन हम पूरे विश्व इतिहास में पढ़ेंगे तो रक्त और लौह की नीति मेजनी ने दिया था। वो उसमें इसके बारे में भी चर्चा नहीं करें, उधर हमें नहीं जाना है। रक्त और लौह की नीति बलबन ने दिया था। उसने देवत्व के सिद्धांत को भी माना था। बलबन ने देवत्व के सिद्धांत को माना और स्वयं को ईश्वर का प्रतिबिंब मानता था। ईश्वर के प्रतिबिंब को इस्लाम में जिल्ले इलाह कहते हैं। इसने अपने आप को जिल्ले इलाह की संज्ञा दी, यानी इसने ईश्वर, जिल्ले इलाह का मतलब होता है कि ईश्वर का प्रतिबिंब। ईश्वर का प्रतिबिंब अपने आप को ये मानता था। ये जिल्ले इलाह की ने स्वयं को, अपने आप को इसने कहा। इसने निरंकुशता का सिद्धांत दिया। बलबन ने निरंकुशता का सिद्धांत इसका प्रतिपादन मुस्लिम शासकों में बलबन ने किया था। निरंकुशता का सिद्धांत अपने आप को इसने जब ईश्वर जिल्ले इलाह ईश्वर का प्रतिबिंब मानने लगा तो इसने ये निरंकुश हो गया और इसने तुर्गान-ए-चिलगानी को समाप्त कर दिया। जो तुर्गान-ए-चिलगानी इल्तुतमिश ने चलाया था उसको इसने क्या किया? बंद कर दिया। इसको बंद कर दिया। उसने सिजदा, पाबोस और प्रथा चलाई। इसने कुछ प्रथाएं, एकता प्रथा भी था, इसने एकता प्रथा को भी बंद कर दिया। तुर्गान-ए-चिलहानी और जो दोनों प्रथाएं तुर्गान-ए-चिलहानी और एकता प्रथा जो इल्तुतमिश ने चलाई थी उनको बंद करके इसने कुछ नई प्रथाओं को चलाया था। इसने सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई थी। इसने जो प्रथा चलाया था वो कौन कौन था? सिजदा और पाबोस, ये दो प्रथाएं इसने चलाई। और इसके बाद ये फारसी त्योहार नौरोज का भी शुरुआत किया। एक फारसी त्योहार है जो इस्लाम में शायद वर्णित है, नौरोज जो एक फारसी त्योहार है, इसकी शुरुआत इसने किया था। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था। मंगोल जब आक्रमण किए थे दिल्ली पर तो इसने दिल्ली को उनके आक्रमण से बचाया था। बलबन ने अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जो दो इतिहासकार थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये बलबन के दरबार में रहते थे। इसके बाद क्या है कि बलबन का दौर समाप्त होता है 1266 से 87। इसके बाद दो और छोटे छोटे शासक रहे। उनके शासनकाल की कभी चर्चा इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक कैकवाद जिसने 1287 से 90, उसमें क्या हुआ था कि उसी बीच 1290 में ही उसको मार दिया गया और उसकी हत्या कर्यूमस ने करवा दिया। कर्यूमस, ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न बीपीएससी में आता है। ये बड़ा ही क्या है कि अंदरूनी प्रश्न है। 1290 में इसने क्या किया था कि कैकवाद, जो कि इसके पहले और बलबन के बीच का शासक था, कैकवाद जो कि जिसका दौर 1287 से 90 का था, इसकी हत्या करवा दी और खुद शासक बना। लेकिन इसने भी वैसा कुछ नहीं किया और इसने भी ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ गुलाम वंश के शासकों के रूप में इनकी चर्चा की जाती है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम कल पढ़ेंगे गुल खिला, तो गुलाम के बाद खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, बड़े विस्तार के साथ उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप नोट्स बनाएंगे
आप इसमें से तथ्यों को निकालेंगे और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सुझाव और दुविधा संबंधित तथ्यों को आप कमेंट में लिखेंगे। जय हिंद।